Hello everyone. Today in this lecture we can discuss about the newly added topic which was added by IIT Bombay for the GATE examination GATE 2021. So यहाँ पर जो न्यूली एडेड टॉपिक था जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग के अंदर वो टॉपिक है आप लोगों का लेटरली लोडेड पाइल का एनालिसिस। हम लोग पाइल का एनालिसिस जरूर देख चुके हैं ऑलरेडी। यदि आप पूछें कि पाइल्स के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं तो फिर ये कौन सा नया टॉपिक है, तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो हम पाइल्स पढ़े हैं ये हम वर्टिकल लोड्स के लिए पढ़े हैं। ये जो एनालिसिस हम पढ़े हैं पाइल में वो वर्टिकल लोड्स के लिए एनालिसिस पढ़े हैं। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हॉरिजॉन्टल लोड्स यदि पाइल पर लग रहे हो जिसको हम लेटरल लोड्स कह सकते हैं, तो उस केस में किस तरीके से आप पाइल की एनालिसिस करेंगे, उस पाइल में मोमेंट कैसे कैलकुलेट करना है, उस पाइल में शेयर फोर्स कैसे कैलकुलेट करना है, उस पाइल में रिएक्शन सॉइल की कैसे कैलकुलेट करना है, उस पाइल में डिफ्लेक्शन कैसे कैलकुलेट करना है, वो सब बातें हम यहाँ पर कर सकते हैं लेटरली लोडेड पाइल्स के अंदर। तो लेटरली लोडेड पाइल्स टॉपिक चूंकि न्यूली एडेड हुआ है तो हो सकता है इसमें से क्वेश्चन पूछ लिया जाए। ठीक है, अभी तक तो इसमें से कोई क्वेश्चन पूछा नहीं है क्योंकि ये पहली बार गेट के एग्जाम में इंट्रोड्यूस किया गया है ये वाला टॉपिक। तो आइए इसके बारे में मैं बताता हूं। हमने पढ़ा था पाइल का वर्टिकल लोड का एनालिसिस। अब वर्टिकल लोड्स तो हम जानते हैं क्यों लगते हैं, क्योंकि पाइल का खुद का सेल्फ वेट होता है। पाइल के ऊपर जो सॉइल है उसका वेट आ रहा होगा, पाइल के ऊपर आपने आपका कॉलम खड़ा किया होगा, पायर्स खड़े किए होंगे, सुपर स्ट्रक्चर का लोड आ रहा होगा। तो वो सब वर्टिकल लोड्स क्यों आते हैं पाइल पर, वो सब कारण मुझे पता है। बात हो रही है लेटरल लोड्स की कि पाइल पर लेटरल लोड्स क्यों आते हैं और किस क्या क्या कारण हो सकते हैं लेटरल लोड्स आने के। तो यहां पर मैं आपको बताता हूं कि सबसे पहले मैं लिख देता हूं लेटरल लोड्स ऑन पाइल। यहां पर मैं लिख रहा हूं लेटरल लोड्स ऑन पाइल। अब लेटरल लोड्स ऑन पाइल पर आने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। एक कारण मैं यहां पर आप लोगों के लिए लिख के देता हूं और वो मैं सबसे पहला बोल रहा हूं विंड फोर्सेस, है ना। विंड फोर्सेस ये क्या है, एक कारण हो सकता है। भाई हवाएं चलती है, तूफान आते हैं, तो डेफिनेटली अब ऐसा तो नहीं है कि हवा अब आप लोगों के मन में एक सवाल आना चाहिए कि सर क्या ग्राउंड सरफेस के नीचे पाइल प्रोवाइड किया जाता है। बिल्कुल सही बात है, ग्राउंड सरफेस के नीचे पाइल प्रोवाइड किया जाता है क्योंकि ये एक टाइप का फाउंडेशन है। तो सर क्या ग्राउंड सरफेस के नीचे विंड जाएगा, क्या ग्राउंड सरफेस के नीचे हवा घुसेगा क्या उस पर फोर्स लगाने के लिए? गलत समझ रहे हैं आप। पाइल फाउंडेशन तो ग्राउंड सरफेस के नीचे है, लेकिन जो विंड है वो तो ऊपर चल रही है। ऊपर चल रही है तो आपके सुपर स्ट्रक्चर को फोर्स लगा रही है। आप सोचिए यदि सुपर स्ट्रक्चर को फोर्स लग रहा है तो वो आपके पाइल पर भी इफेक्ट देगा, आपके पाइल पर भी वो क्या देगा, लेटरल फोर्स देगा। तो आपके पाइल पर भी यहां पर लेटरल फोर्स लग रहा होगा। आप ऐसा ना सोचिए कि आपका जो विंड फोर्स है, आपका जो हवाएं हैं, आपका जो तूफान है वो ग्राउंड सरफेस के नीचे से पास हो रहा होगा। नहीं भाई, वो लग आपके सुपर स्ट्रक्चर पर रहा होगा जिसका इफेक्ट हम आपके पाइल पर लेंगे, तो वो लेटरल लोड्स के फॉर्म में लेंगे, मोमेंट्स के फॉर्म में लेंगे। तो विंड फोर्सेस एक कारण हो सकता है पाइल पर लेटरल लोड्स लगने का। दूसरा कारण हो सकता है कि भैया हो सकता है कि आपके जोन में अर्थक्वेक आ रहा हो, तो अर्थक्वेक फोर्सेस है ना, आपने जहां पर भी ये पाइल प्रोवाइड किए हैं वो अर्थक्वेक प्रोन एरियाज है, वहां पर अर्थक्वेक्स फ्रीक्वेंटली आते हैं। तो अर्थक्वेक फोर्सेस भी यहां पर क्या है, एक कारण हो सकता है लेटरल लोड्स लगाने का। आपके मन में एक सवाल आना चाहिए, क्या अर्थक्वेक्स हमेशा लेटरल डायरेक्शन में आता है, मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आता है क्या? सर अधिकतर टीचर्स यही बताते हैं कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अर्थक्वेक का फोर्स लेना चाहिए, लेकिन वास्तविकता बेटा यह है कि अर्थक्वेक की कोई डायरेक्शन नहीं होती है। अर्थक्वेक हर एक डायरेक्शन से आता है। अर्थक्वेक ऐसा तिरछा भी आ सकता है, अर्थक्वेक ऐसा वर्टिकल भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है, किधर भी आ सकता है, बस ऊपर से नहीं आता है अर्थक्वेक, क्योंकि ऊपर तो आसमान है, जमीन नीचे है, तो नीचे से अर्थक्वेक आता है। तो अर्थक्वेक की कोई डायरेक्शन नहीं है कि भाई ये डायरेक्शन नहीं है से मेरा मतलब है कि जरूरी नहीं कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से आए, ये इंक्लाइन डायरेक्शन से भी आएगा, वर्टिकल डायरेक्शन से भी आएगा, सभी डायरेक्शन से कंसीडर किया जाएगा। तो इसका वर्टिकल इफेक्ट बहुत कम होता है। अर्थक्वेक का जो वर्टिकल कंपोनेंट हम देखें तो वर्टिकल कंपोनेंट का इफेक्ट बहुत कम होता है, इसलिए हम उसको इग्नोर कर देते हैं और हम मेजर कंपोनेंट जो कि है आपके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स वो हम कंसीडर करते हैं। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स क्या लगेंगे, आपके पाइल पर लेटरली लगने लगेंगे।
लेटरली लगने से मेरा मतलब क्या है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं कह दूं कि ये मेरा पाइल है, ये आपका क्या है, ग्राउंड सरफेस है ना। अब आपके पाइल पर क्या लग रहे हैं, फोर्सेस लग रहे हैं इस तरीके से। एक मिनट के लिए सोच लो, मैंने एक बिल्डिंग बनाया, ये हमने क्या किया, एक बिल्डिंग बनाया, ठीक है, इस तरीके से, और ये आपका क्या है, फाउंडेशन लेवल है। फाउंडेशन लेवल से मेरा मतलब क्या है कि यहां पर हमने क्या डाल रखी है, पाइल्स डाल रखी है कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब आपने यदि ये पाइल्स डाल रखी है तो इसको आप यहां पर फिक्स मान लो, या तो बॉटम में इस तरीके से, और ये आपका क्या था, ये आपका ग्राउंड सरफेस था, ये आपका क्या था, ग्राउंड सरफेस था। अब यहां पर आपको एक बात ये समझना होगी कि भैया ये आपका ग्राउंड सरफेस है, ग्राउंड सरफेस के नीचे ये आपके क्या है, पाइल्स बने हुए हैं, ठीक है। अब विंड फोर्स आ रहा है या अर्थक्वेक फोर्स आ रहा है, किसी भी टाइप का फोर्स आ रहा है, तो उसका सबसे हाईएस्ट मैग्नीट्यूड जो है वो यहां पर लगेगा, और धीरे धीरे ये फोर्स की वैल्यू क्या होते चली जाएगी, रिड्यूस होते चले जाएगी, और यहां तक आते आते ये एक वैल्यू लगाएगा। तो इस टाइप का इसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है फोर्स लगने का। तो आप देखेंगे आपके जो पाइल थे, इस पाइल के ऊपर भी यहां पर क्या लगने लग गया है, एक लेटरल फोर्स लगने लग गया है। अब ये चाहे विंड के कारण लग रहा हो, चाहे अर्थक्वेक के कारण लग रहा हो, या और किसी कारण से लग रहा हो, तो वो यहां पर लेटरल डायरेक्शन में लग रहा है। समझ में आ रही मेरी बात? तो यहां पर आपके पाइल पर लेटरल लोड्स लगने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। अच्छा, लेटरल लोड तो लग ही रहा है, साथ ही साथ में मोमेंट्स भी आ रहे हैं, क्योंकि देखो ये यहाँ का फोर्स था, फोर्स इनटू ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये वाला फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये वाला फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो यहां पर क्या होंगे, मोमेंट्स भी आपके पाइल पर लगने लगेंगे। ठीक है, समझ में आ रही मेरी बात? ठीक है, तो मैंने दो रीजन आपको बताया कि एक हो सकता है कि विंड फोर्स के कारण आपके पाइल पर लेटरल लोड्स लग रहा हो, एक मैंने आपको बताया कि अर्थक्वेक फोर्सेस के कारण आपके पाइल पर क्या लग रहा हो, लेटरल लोड्स लग रहे हो। और कोई कारण हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, जैसे कि आपका वाटर प्रेशर लग रहा हो। भाई वाटर प्रेशर भी क्या है, एक टाइप का लेटरल लोड लगाने में सक्षम है। वाटर प्रेशर कैसे लगेगा, अब आप खुद सोचिए, आप खुद सोचिए कि जैसे कि मैंने एक ऑफशोर स्ट्रक्चर बनाया। ऑफशोर स्ट्रक्चर समझते हैं आप लोग, ऐसे स्ट्रक्चर जो समुद्र में बनाए जाते हैं उसको बोलते हैं ऑफशोर स्ट्रक्चर्स। या फिर मैं कहूं कि मैंने एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाया जो कि नियर दी वाटर बॉडी है, तो क्या होने लगेगा कि भैया, या मैं कहूं कि अंडर वाटर है, तो वाटर क्या लगेगा, लेटरल फोर्स लगा सकता है। वाटर क्या कर सकता है, लेटरल फोर्स लगाता है, क्योंकि हम तो जानते हैं वाटर प्रेशर एग्जर्ट करता है ऑफ सेम मैग्नीट्यूड इन ऑल द डायरेक्शन। तो वाटर से हमें यहाँ पर लेटरल प्रेशर इधर से भी मिलने लगेगा। ठीक है, तो ये भी एक वाटर प्रेशर भी लेटरल लोड लगाने का एक कारण बन सकता है। और कोई कारण दिखता है क्या, बिल्कुल दिखता है, वो हो सकता है आपका लेटरल अर्थ प्रेशर। लेटरल अर्थ प्रेशर भी यहाँ पे आपका एक कारण हो सकता है आपके पाइल पर लेटरल डायरेक्शन में लोड लगाने का। लेटरल अर्थ प्रेशर से मेरा मतलब क्या होगा, जैसे कि आपने रिटेनिंग वॉल बनाया, जैसे कि आपने क्या बनाया, रिटेनिंग वॉल बनाया। अब रिटेनिंग वॉल कैसा बनता है भैया, ये आपका रिटेनिंग वॉल है ना, ये आपका क्या है, ये आपका रिटेनिंग वॉल है कुछ इस तरीके से। अब यहां पर आपने क्या कर रखा है, बैकफिल रिटेन करके रखा हुआ है। अब ये रिटेनिंग वॉल के नीचे आपने जो फाउंडेशन डाला है वो सपोज पाइल फाउंडेशन है। बात समझ में आ रही है? तो आप जानते हैं यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है, यहाँ का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो लेटरल अर्थ प्रेशर लगाएगा। तो देखिए यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, एक प्रेशर की वैल्यू मिल गई, सपोज एक्टिव अर्थ प्रेशर है तो के गामा एच, ये वैल्यू यहाँ पर मिल जाएगी। तो पाइल पर देखिए, पाइल के टॉप पर ये प्रेशर हमें मिलता हुआ नजर आ रहा है, जो कि सॉइल द्वारा लगाया जा रहा है पाइल के बेस पर, सॉरी रिटेनिंग वॉल के बेस पर लगाया जा रहा है, जो कि पाइल का टॉप बन सकता है, फाउंडेशन का टॉप बन सकता है, या और भी यहाँ पर प्रेशर ट्रांसमिट हो सकते हैं लेटरल डायरेक्शन में। तो वो सब एक कारण हो सकता है कि रिटेनिंग वॉल के नीचे आपने पाइल प्रोवाइड किया हो, और ये जो लेटरल अर्थ प्रेशर आ रहा था, चाहे एक्टिव हो चाहे पैसिव हो या रेस्ट कंडीशन में हो, वो आपके पाइल में ट्रांसफर हो रहा हो। तो लेटरल लोड्स लगने का ये एक कारण भी हो सकता है। ठीक है, तो ये मैंने 4 मेजर रीजन लिख दिए है ना, मैंने 4 मेजर रीजन लिखे हैं, और ये मेजर जो रीजन्स है ना,
ये कारण हो सकते हैं हमारे साथ पाइल में लेटरल लोड्स लगाने के। क्लियर है? अब बात आती है यदि ये टाइप के लेटरल लोड्स लग रहे हैं हमारी पाइल पर तो उस पाइल की हम एनालिसिस कैसे करेंगे। तो आइए हम उसके बारे में अब डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इतना आपने नोट कर लिया होगा तो उसको मैं यहां से रब कर देता हूं। स्टार्ट करते हैं लेटरली लोडेड पाइल की एनालिसिस। ठीक है, लेटरली लोडेड पाइल की एनालिसिस हम यहां पर स्टार्ट करते हैं। एक अच्छा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है या नहीं है वो मैं अभी नहीं बता सकता, क्योंकि अभी अभी ये टॉपिक इंट्रोड्यूस हुआ है। यदि टॉपिक उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है तो चांसेस है 1 मार्क का कोई छोटा मोटा क्वेश्चन वो आपसे पूछ ले। आइए यहां पर मैं लिखता हूं हमारे टॉपिक का नाम, एनालिसिस ऑफ लिटरली लोडेड पाइल। एनालिसिस ऑफ लेटरली लोडेड पाइल। ठीक है, अब यहां पर क्या है एनालिसिस ऑफ लेटरली लोडेड पाइल में, जैसे कि मैं आपको कहूं कि मेरे पास एक पाइल ये रहा कुछ इस तरीके से, ये हमने एक पाइल यहां पर कंसीडर किया। ये पाइल ये आपका ग्राउंड सरफेस हो गया, ये आपका क्या है ग्राउंड सरफेस है। इस ग्राउंड सरफेस पर हमारे पास क्या लग रहा है, इस पाइल पर एक लेटरल लोड लग रहा है। तो मुझे मान लेने दीजिए ये आपका एक लेटरल लोड लग रहा है जो कि ग्राउंड सरफेस पर लग रहा है, इसलिए इस लेटरल लोड की वैल्यू मैंने QG लिख दिया। आपको दिख रहा होगा ये QG एक लेटरल लोड मैंने लगाया। इसी के साथ मैंने एक मोमेंट भी लगाया ग्राउंड सरफेस पर जिसकी वैल्यू मैंने mg लिख दिया। ठीक है, mg। तो आपके इस पाइल पर ग्राउंड सरफेस पर इस पाइल के टॉप पर लग रहा है QG, दैट इज द लेटरल लोड एट द ग्राउंड लेवल एंड मोमेंट mg एट द ग्राउंड लेवल। इसके कारण आपके पाइल का डिफ्लेक्शन होगा, डिफॉर्मेशन होगा, और वो किस पैटर्न में होगा, वो पाइल का जो डिफॉर्मेशन है वो डिफॉर्मेशन कुछ इस तरीके से मुझे देखने को मिलेगा। ये मैंने क्या बनाया, ये मैंने आपका इलास्टिक कर्व बनाया है। ये मैंने क्या बनाया, इलास्टिक कर्व बनाया जो कि एक डिफ्लेक्शन कर्व है। आप लोगों का क्या हो रहा है, डिफ्लेक्ट हो रहा है। इस पैटर्न में आपका पाइल क्या हो जाएगा, डिफ्लेक्ट हो जाएगा। समझ में आ रही मेरी बात? यदि इस पैटर्न में आपका पाइल डिफ्लेक्ट हो रहा है, इस पैटर्न में यदि आपका पाइल डिफ्लेक्ट हो रहा है तो मैं मान लेता हूं, है ना, मैं मान लेता हूं कि यहां पर जो डिफ्लेक्शन है वो उसकी वैल्यू कितनी होगी। भाई किसी भी डेप्थ पर देख लो, मैंने कहा कि भैया ये अपनी एक डेप्थ हो गई Z, अपने एक डेप्थ मान ली Z। इस डेप्थ Z पर हमने क्या बोला कि हमारे पास जो डिफ्लेक्शन आ रहा है वो ये आ रहा है। इस डिफ्लेक्शन को अपन मान लेते हैं दिस डिफ्लेक्शन इज Y। समझ में आ रही मेरी बात? इतना सा डिफ्लेक्शन, ये क्या है आप लोगों का, डिफ्लेक्शन Y है लेटरल डायरेक्शन में और किसी डेप्थ Z पर। तो यहां पर मैं Y और Z के अंदर रिलेशन निकालना चाहता हूं कि मैं अलग अलग Z की वैल्यूज पुट करता चला जाऊं तो मुझे अलग अलग वैल्यूज ऑफ Y डिफॉर्मेशन का मिलता चला जाए। किसी पर्टिकुलर वैल्यू पर ये कर्व चेंज भी होगा तो उस जगह पर आप Z का कुछ वैल्यू पुट करेंगे तो Y की एकदम लेस वैल्यू आएगी जिसको 0 ऑलमोस्ट अपन मान लेंगे। समझ रहे मेरी बात? तो what actually we want to discuss here, we want to estimate the deflection of your pile under this lateral load and moment। और ये डिफ्लेक्शन और डिफॉर्मेशन या डिस्प्लेसमेंट में कहूं तो ज्यादा अच्छा होगा। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट आपको दिख रहा है, ये डिस्प्लेसमेंट Y हम निकालना चाहते हैं अलग अलग वैल्यूज ऑफ डेप्थ Z के लिए। ये मेरा टास्क है यहां पर। मैंने कहा ठीक है। अब यहां पर समझना यह है कि ये जो डिफॉर्मेशन कर्व आया है आपका, ये जो डिफ्लेक्शन कर्व आया है, ये दो चीजों के कारण आया है। आपका QG के कारण, लेटरल लोड के कारण, और इस मोमेंट mg के कारण। इन दोनों का इफेक्ट इस कर्व में मौजूद है। मतलब कि ये कंबाइंड कर्व है। हम QG की एक अलग एनालिसिस भी कर सकते हैं, mg की भी अलग एनालिसिस कर सकते हैं, और दोनों एनालिसिस को ऐड करें तो हमें जो रिजल्ट देखने को मिलेगा वो ये रिजल्ट देखने को मिलेगा, ये डिफॉर्मेशन मुझे देखने को मिलेगा। यहां पर क्या कोई एक थ्योरी मौजूद है जिसके बेसिस पर हम इसको एनालाइज करें? बिल्कुल एक थ्योरी मौजूद है, और वो थ्योरी है हमारे पास रीस एंड मैटलॉक की, है ना। तो रीस एंड मैटलॉक
नाम के दो पर्सन्स थे, इन्होंने इनकी थ्योरी हम लोग यहां पर यूज करेंगे। रीज एंड मैटलॉग एनालिसिस में यहां पर लिख देता हूं इस थ्योरी का नाम, ठीक है। यह है आपकी वेल नोन थ्योरी, काफी फेमस थ्योरी, रीज एंड मैटलॉग एनालिसिस। लगभग सभी जगह पर यह थ्योरी यूज में आती है, लेटरल लोड्स जब लगते हैं सिस्टम पर तो उसकी एनालिसिस के लिए। अब मैंने कहा कि यह थ्योरी कब लगानी चाहिए। यह थ्योरी तब लगानी चाहिए जब आपके पास पाइल की लेंथ बहुत ज्यादा हो, मतलब लॉन्ग पाइल्स के केस में हम इसकी एनालिसिस करते हैं। यहां पर मैं लिखता हूं कि जो रीज एंड मैटलॉग एनालिसिस हम कर रहे हैं ये एप्लीकेबल है फॉर लॉन्ग पाइल। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो कि मैं यहां पर लिख रहा हूं, दिस थ्योरी इज एप्लीकेबल फॉर लॉन्ग पाइल। लॉन्ग पाइल के लिए ही क्या है, ये एप्लीकेबल है। अब लॉन्ग पाइल है, इसको आप जज कैसे करेंगे, तो इसको जज करना है मतलब इन लोगों के हिसाब से लॉन्ग पाइल ये बताते हैं व्हेन आपका लेंथ ऑफ पाइल ग्रेटर हो एटलीस्ट 5 टाइम्स ऑफ टी से। अब एल का मतलब तो लेंथ है, अब टी का मतलब आप थिकनेस ना समझे, टी इज नॉट द थिकनेस। तो टी क्या है, टी है यहां पर हम लोगों का, यहां पर टी क्या है, टी है यहां पर आप लोगों का रिलेटिव स्टिफनेस। यहां पर क्या है, टी रिलेटिव स्टिफनेस है। रिलेटिव स्टिफनेस किसका, सॉइल का या पाइल का, तो मैं बोलूंगा पाइल का। टी इज द रिलेटिव स्टिफनेस ऑफ द पाइल। अच्छा, किसके रिलेशन में, भाई रिलेटिव है तो किसके रिलेटिव है, कोई दो मटेरियल का रिलेटिव होगा ना, तो डेफिनेटली पाइल और सॉइल का रिलेटिव स्टिफनेस टी दिया हुआ है। अब ये टी निकालते कैसे हैं, तो मैंने कहा आप टी इक्वल टू पुट कर दीजिए, यहां पर 5 लिख रहा हूं मतलब 1/5 होगा, और अंदर ये क्या हो जाएगा, ई आई डिवाइड में के। आप ये सभी वैल्यूज यहां पर, मैं एक एक का मीनिंग अभी आपको बताऊंगा, आप सभी वैल्यूज इस जगह पर पुट करिए, टी निकाल लीजिए, टी इज रिलेटिव स्टिफनेस, उसका 5 टाइम्स से ज्यादा है यदि आपका लेंथ ऑफ पाइल, तो फिर आप इजीली यहां पर रीज एंड मैटलॉग एनालिसिस लगा सकते हैं। समझ गए। तो एक बात मैं यहां पर पहले आपको क्लियर कर दूं, यहां पर पहले मैं आपको इस सभी के बारे में बता देता हूं कि ई क्या है, आई क्या है और के क्या है। टी तो आपको समझ में आ गया, रिलेटिव स्टिफनेस है। रिलेटिव स्टिफनेस का ये जो यूनिट है वो मैं लिख देता हूं, इसकी जो यूनिट है वो मीटर में है ना, इसकी जो यूनिट है वो क्या है, मीटर है। रिलेटिव स्टिफनेस इन मीटर, टी। अब 1 बाय 1 एक एक को लेते हैं हम। ई क्या है, अब डेफिनेटली ई तो आप समझते हैं, ई है आप लोगों का मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ई है आपका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी किसका हुआ, सॉइल का या पाइल का, मैं बोलूंगा पाइल मटेरियल का। सो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ पाइल, क्या यूनिट होती है इसकी, ऑफ कोर्स किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर होती है, ये भी कोई पूछने वाली बात है। तो किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर में आपके पास ये यूनिट आ चुका है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का। क्लियर है अपनी यहां तक की बातें, भाई यहां तक का सिस्टम क्लियर है, यस सर, यहां तक की सिस्टम पूरी तरीके से हमको क्लियर है। अब यहां पर ई के बाद बात आती है आई का। आई क्या है, आई है आप लोगों का पाइल का ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टी, बोले तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो आई के बारे में मैंने लिख दिया, इट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पाइल, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पाइल। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पाइल का यूनिट क्या होता है, मीटर टू द पावर 4 या एमएम टू द पावर 4। तो यहां पर हमने रख दिया मीटर टू द पावर 4। क्लियर है, तो यहां पर हमने बना दिया मीटर की पावर 4 मोमेंट ऑफ इनर्शिया को। अब एक और जरूरी बात मैं यहां पर आप लोगों को बताना चाहता हूं, क्या बताना चाहता हूं कि के का मतलब क्या है। आपने ई का मतलब और यूनिट बता दिया, आई का मीनिंग और उसका यूनिट बता दिया। अब मुझे आपको के का मीनिंग बताना है।
के यहां पर आप लोगों का होता है यूनिट मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन। यहां पर मैं यहां पर लिख दूं मैं अलग से, है ना, इधर साइड में लिख देता हूं आप लोगों के लिए। क्या है आपका के? आपका जो के है ये है आप लोगों का यूनिट मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन। अब ये यूनिट मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन जो इसकी यूनिट क्या बनेगी, तो इसकी यूनिट होती है किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब में। अब देखिए सब चीजें यहां पर पुट करिए, आपको हर एक का यूनिट मिल जाएगा। देखो ई किस में था? किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में था। आई किस में था? मीटर टू द पावर 4 में था। तो यदि मैं सिर्फ आपको ई आई पूछूं तो ई आई क्या है? ई आपका मटेरियल प्रॉपर्टी है पाइल का, और आई क्या है? ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टी है पाइल का। भाई ई और आई किसके लिए दिया गया है? पाइल के लिए दिया गया है। ई मटेरियल प्रॉपर्टी है पाइल का, आई ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टी है पाइल का। इन दोनों की यूनिट क्या हो जाएगी? फाइनल यूनिट किलो न्यूटन मीटर स्क्वायर, क्योंकि ये किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में था और इसकी पावर मीटर टू द पावर 4 थी, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा? किलो न्यूटन। यहां पर मैं लिख देता हूं, यहां पर मुझे क्या मिल जाएगा? यहां पर मुझे मिल जाएगा किलो न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइड में ये के की यूनिट क्या बताई मैंने? किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब बताई, तो किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब बताई ना, किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। तो मीटर क्यूब आपका ऊपर चला गया, तो किलो न्यूटन से ये किलो न्यूटन कैंसल। मीटर की पावर कितनी हो गई? 3 और 2 5, मीटर की पावर 5, और ये इसकी पावर में क्या हो जाएगा? मीटर की पावर में 5, और आपने बाहर क्या लिखा हुआ है? रूट करके 5 बाहर में लिखा है, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब 1/5 होता है, तो 5 से 5 कैंसल, यूनिट कितनी आ गई? मीटर। तो आपका रिलेटिव स्टिफनेस का यूनिट क्या बनता है? मीटर का बनता है। डायमेंशनल एनालिसिस उसको हम बोल सकते हैं। ये समझ में आ गई आप लोगों का किस तरीके से रिलेटिव स्टिफनेस की यूनिट मीटर में आई, वो समझ में आ गया यहां तक की बात? ठीक है भाई, ये रूट और यहां पर 5 लिखते हैं, इसका मतलब क्या होता है? 1/5 होता है, तो 1/5 करके मैंने उसकी यूनिट कितनी निकाल दी? मीटर में निकाल दी। अब यहां पर ये किसके लिए दिया गया है? यूनिट मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन, ये सॉइल के लिए दिया गया है। तो यहां पर मैं ऐसा लिख देता हूं, मैं यहां पर इसको ऐसा लिख देता हूं पहले कि यूनिट मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन फॉर सॉइल, और इसकी यूनिट क्या लिख दी मैंने? किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब में यहां पर मैंने मेंशन कर दी है। क्लियर है यहां तक की मेरी बात? तो यहां तक की मुझे पूरी बात अभी तक का क्लियर है। तो आपका सबसे पहला काम होना चाहिए, जब भी आपको लेटरल लोड्स की एनालिसिस आती है पाइल के लिए, तो आपको सबसे पहला काम होना चाहिए इस कंडीशन को सेटिस्फाई कराना। If you satisfy L greater than 5 times of T, then only you can use Rees and Matlock analysis. अब बात को समझिएगा, उन्होंने कंसिडर क्या किया? उन्होंने ये एनालिसिस के अंदर लॉन्ग पाइल के एनालिसिस को कंसिडर किया है। तो लॉन्ग पाइल जब होता है तो पाइल की लेंथ बहुत ज्यादा है, तो डिफ्लेक्शन क्या होगा? आखिरी तक धीरे धीरे जाते जाते क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा, और एट द एंड डिफ्लेक्शन की वैल्यू बहुत कम मिलेगी। इसलिए मैंने यहां पर क्या ले ली है? डिफ्लेक्शन की वैल्यू 0 ले ली है। ये लेंथ ऑफ पाइल जितना ज्यादा होगा आपका डिफ्लेक्शन उतना कम होता चला जाएगा। भाई आप खुद सोचो, ये आपका पाइल है, ये आपका क्या है? पाइल है, और इस पाइल के इस लेवल पर मैंने फोर्स लगाया और मोमेंट भी लगाया सपोज, तो ये फोर्स आया, तो इस फोर्स के कारण कैसा जा रहा है? ये पाइल इस तरीके से जा रहा है। तो मैक्सिमम डिफॉर्मेशन कहां देखने को मिल रहा है? जिस जगह पर मैंने लोड लगाया, अंडर द लोड मैक्सिमम डिफॉर्मेशन आ रहा है मेरे पास। और पाइल जितना ज्यादा लंबा होगा, एट द एंड तक जाते जाते आपका डिफ्लेक्शन का वैल्यू उतना रिड्यूस होता चला जाएगा, और आखिरी तक जाते जाते उसकी वैल्यू हमने यहां पर कितनी ले ली है? 0 ले ली है। तो देखो सबसे ज्यादा मुझे यहां पर मिला, उसके बाद ये कम होता गया, इवन ये अपना साइन चेंज किया और कम होते होते एट द एंड आते आते 0 हो गया। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने पाइल जो लिया हुआ है वो लॉन्ग पाइल लिया हुआ है। हमने जो पाइल लिया हुआ है वो लॉन्ग पाइल लिया हुआ है। समझ में आ गई मेरी बात? तो लॉन्ग पाइल के केस में हमें इस टाइप का डिफ्लेक्शन कर्व देखने को मिलेगा। क्लियर? और ज्यादा लॉन्ग पाइल्स लेते हैं हम लोग कभी कभी। देखो ये तो
इन लोगों ने मान रखा है। रीज एंड मेटलेक एनालिसिस के अंदर जो डिफ्लेक्शन कर्व माना गया है वो इस पैटर्न में माना गया है। वास्तविक तौर पर यदि आप देखें तो आपका डिफ्लेक्शन कर्व इस तरीके से भी हो सकता है, मतलब टॉप में तो सबसे ज्यादा डिफ्लेक्शन मिलेगा ही, उसके बाद ये 2-3 बार ऐसा रिड्यूस होते होते यहां तक 0 हो जाएगा, है ना। मतलब इस तरीके से भी आपको पैटर्न डिफ्लेक्शन का देखने को मिल सकता है। हमने चीजों को एनालाइज करने के लिए इस पैटर्न में माना हुआ है। क्लियर है डिफ्लेक्शन को। तो रीज ऑन मेटलेक एनालिसिस हम यहां पर कर रहे थे, जिसके हिसाब से हमने इस तरीके का इलास्टिक कर्व या मैं कहूं डिफ्लेक्शन का कर्व हम एनालाइज करने वाले हैं और डिफ्लेक्शन की वैल्यूज भी निकालने वाले रहेंगे। यहां तक की बात पूरी क्लियर हो गई है। एक और बात जरूरी मैं बता दूं, ये जो कर्व मैंने बनाया है ये कंबाइंड इफेक्ट को शो कर रहा है mg और qg के। तो इफ यू वांट आई कैन राइट, ये आपका इसके बारे में मैं लिख देता हूं, डिफ्लेक्शन कर्व है, डिफ्लेक्शन कर्व ड्यू टू कंबाइंड इफेक्ट ऑफ qg एंड mg। qg एंड mg दोनों के कंबाइंड इफेक्ट के कारण हमें ये कर्व देखने को मिल रहा है। यहां पर समझ में आ गई। आप लोग ऐसा ना समझे कि किसी एक के कारण ये बना है, ये दोनों के कंबाइंड इफेक्ट के कारण यहां पर मैंने बना रखा है। खत्म यहां तक की बात। अब इसके आगे का मैं जरा बोर्ड रब कर दूं, फिर अपन देखते हैं। आइए हम एनालिसिस को कंटिन्यू करते हैं। जो हमारी रीज और मेटलॉक एनालिसिस है, तो ये रीज और मेटलॉक के एनालिसिस को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो मैं आपको बता रहा था कि हमारे पास दो टाइप के फोर्स कंपोनेंट्स लग रहे थे, एक तो QG लग रहा था और एक mg लग रहा था। तो इन दोनों के कंबाइंड इफेक्ट के कारण अभी हम लोगों ने डिफ्लेक्टेड शेप देखा पाइल का। तो आइए उसको कंटिन्यू करता हूं। अब मैं दोनों को सेपरेट कर सकता हूं और उसको सुपर इंपोज करके मैं आपको बताता हूं, ठीक है। तो मैंने कहा कि सपोज मेरे पास ये एक पाइल है यहां पर, है ना। हमने मान लिया कि भैया इस तरीके से हमारे पास एक पाइल है। इसको थोड़ा सा सही कर देता हूं मैं, थोड़ा तिरछा बन गया है। तो हमारे पास सपोज ये एक पाइल है और ये हमारा क्या है, ग्राउंड सरफेस है। हमने क्या लगा रखा है, हमने यहां पर लगा रखा है आपका एक तो मोमेंट लग रहा होगा जिसकी वैल्यू mg है हमारे लोगों के पास, और दूसरा लग रहा है लेटरल लोड जिसकी वैल्यू हमारे पास कितनी है, qg है, ठीक है। सो qg हमारे पास ये एक वैल्यू हो गई। क्लियर हो गया, दो फोर्स कंपोनेंट्स आ गए। अब इसके कारण क्या देखने को मिल रहा है मुझे, इसके कारण मुझे डिफ्लेक्टेड शेप देखने को मिल रहा है। कैसा आ रहा है डिफ्लेक्टेड शेप, डिफ्लेक्टेड शेप आ रहा है आप लोगों का कुछ इस तरीके से। डिफ्लेक्टेड शेप आपका कुछ इस तरीके से हमारे पास आ रहा है। ठीक है, मैंने कहा इस डिफ्लेक्टेड शेप को हमने कहा कि मान लेते हैं किसी डेप्थ पर, हमने क्या किया, मान लेते हैं किसी डेप्थ z पर इस डिफ्लेक्टेड शेप का जो डिफ्लेक्शन है वो y है। मैंने मान लिया कि ये मेरे पास एक डेप्थ है जिसकी वैल्यू मैंने यहां पर लिख दिया, जिसकी वैल्यू मेरे पास z है। इस डेप्थ z पर मेरे पास जो आ रहा है डिफ्लेक्शन वो मैंने लिख दिया कि दिस डिफ्लेक्शन दिस मच, यहां से लेकर यहां तक का ये वैल्यू कितना मैंने मान लिया, ये वैल्यू मैंने मान लिया है सपोज y है। क्लियर है, यस सर, यहां तक क्या डिफ्लेक्शन जो मुझे मिला है y है। तो अभी ये जो मैंने फिगर बनाया ये कंबाइंड इफेक्ट है QG और mg का। अब देखिए मैं इसको ब्रेक कर रहा हूं, है ना, इसको हमने ब्रेक किया। कैसे ब्रेक किया, मतलब पहले मैं QG का इफेक्ट देखता हूं कि मेरे पास ये सेम पाइल था, ये हमारे पास क्या था, वो सेम पाइल है। इस सेम पाइल में हमने यहां से क्या लगा रखा था, QG लगा रखा था। इस QG के कारण यह हम लोगों का ग्राउंड सरफेस था यहां तक। इस QG के कारण मुझे क्या मिला, एक डिफ्लेक्टेड शेप मिला। तो आप पाएंगे कि सेम डेप्थ पर मैं आगे की तरफ एनालिसिस कंटिन्यू करूंगा, सेम डेप्थ पर।
है ना। तो मैंने कहा कि मुझे एक डिफ्लेक्टेड शेप ये मिल गया। ये डिफ्लेक्टेड शेप किसके कारण मिला है? ये ओनली क्यूजी के कारण मिला है। ठीक है, ये ओनली बिकॉज ऑफ क्यूजी हमें ये डिफ्लेक्टेड शेप मिला। अब सेम डेप्थ z पर यहां पर मेरे पास क्या डिफ्लेक्शन आ रहा है? आप देखिए, सेम डेप्थ z पर मेरे पास ये जो डिफ्लेक्शन आया है, जिसको आप डिस्प्लेसमेंट भी लिख सकते हैं, मैं मान लेता हूं कितना आया है, ya आया है, ओनली बिकॉज ऑफ दिस फोर्स क्यूजी के कारण। क्लियर है यहां तक की बात? यस सर, यहां तक की पूरी बात क्लियर है। अब क्या करना है अपने को? अब मैं बोल रहा हूं प्लस दूसरा एक और इफेक्ट हमें लेना पड़ेगा, जो कि मोमेंट mg का इफेक्ट है। मैंने कहा ठीक है, आइए हम मोमेंट mg का भी इफेक्ट देखते हैं। तो हमने मोमेंट mg के लिए वापस से ये पाइल कंसीडर किया, ये हमारा वही पाइल है। अब इसके अंदर हम कह दें कि हम लोगों का क्या है, ये हम लोगों का ग्राउंड सरफेस है, इधर और इधर की तरफ। हमने क्या कहा, सेम डेप्थ पर वापस से एनालिसिस देख रहे हैं। मैंने यहां पर मोमेंट क्या लगा दिया, mg लगा दिया है। मोमेंट कौन सा लगा दिया, mg। अब इसके कारण यदि मैं डिफ्लेक्टेड शेप देख रहा हूं सेम लोकेशन पर, z डेप्थ पर मैं निकालूंगा वैल्यू, तो वापस से हमें डिफ्लेक्टेड शेप कैसा देखने को मिल रहा है? हमें डिफ्लेक्टेड शेप इस तरीके से एक और वैल्यू देखने को मिल रही है। तो इसको भी थोड़ा सा मैं डार्क बना देता हूं ताकि हमें क्लियरली दिख जाए इस तरीके से। समझ में आ गई मेरी इतनी सी बात? तो ये वैल्यू आपको कितनी देखने को मिल रही है? ये वैल्यू हमारे पास, ये आपको जो दिख रहा है, मैं मान लेता हूं yb है, जो कि किसी डेप्थ किस पर निकला है, किसी डेप्थ z पर मैंने निकाल रखा है। बात समझ में आ गई? तो ये आपका क्या है, इसको अपन बोल देते हैं सर ये हम लोगों का एनालिसिस 1 है ड्यू टू क्यूजी के कारण। ठीक है, इसको अपन लिख देते हैं कंडीशन 1 है ये अपन लोगों का, कंडीशन ए। ठीक है, और ये आपका क्या है, कंडीशन बी है। ठीक है, अब ये कंडीशन ए किसके कारण आया? ये कंडीशन ए आया ड्यू टू क्यूजी, या आया आपके ड्यू टू क्यूजी के कारण, ड्यू टू क्यूजी मतलब लेटरल लोड के कारण। और ये कंडीशन बी किसके कारण आया? ये आया ड्यू टू mg के कारण, मतलब मोमेंट के कारण। समझ में आ गई मेरी बात? अब इन दोनों का आप क्या कर सकते हैं, सुपर इंपोज कर सकते हैं। सुपर इंपोज से मेरा मतलब है कि दोनों का आप ऐड कर सकते हैं। जब मैंने इन दोनों के डिफ्लेक्टेड शेप को ऐड किया तब जाके मुझे ये फाइनल डिफ्लेक्टेड शेप मिला, जो कि कंबाइंड इफेक्ट दे रहा है क्यूजी और mg का। तो ये मेरा फाइनल है, ये मेरा क्या है, सुपर इंपोज्ड। ये क्या है, सुपर इंपोज्ड है, सुपर इंपोज्ड। सुपर इंपोज्ड करने के बाद हमें यह सिस्टम मिला है। तो ये किसके कारण आया है, कंबाइंड इफेक्ट ऑफ, तो यहां पर मैं लिखता हूं ड्यू टू कंबाइंड इफेक्ट ऑफ क्यूजी एंड mg के कारण। किसके कारण आया, क्यूजी एंड mg के कारण हमें दोनों के कंबाइंड इफेक्ट को देखने को यहां पर मिल गया। समझ में आ रही मेरी इतनी सी बात? यस सर, यहां तक का बात तो हमें क्लियर है कि हम इसको ऐड करेंगे तो हमें वो मिल जाएगा। तो क्या मैं कह सकता हूं कि इस लोकेशन पर जो y मिला है, दिस y इज सम ऑफ ya एंड yb, क्योंकि ये भी मैंने z डेप्थ पर निकाला, ये भी मैंने z डेप्थ पर निकाला, और ये भी मैंने z डेप्थ पर निकाला। सो दिस y विल बी द टोटल डिफ्लेक्शन वैल्यू एंड दैट विल बी इक्वल टू ya which comes due to qg and yb which comes due to mg। तो y इक्वल टू ya प्लस yb मैं यहां पर लिख सकता हूं। ये कंडीशन है, ये कंडीशन बी। अब आपके मन में एक सवाल उठना चाहिए, क्या सर हमेशा हमारे पाइल में QG और mg दोनों लगेंगे? मैं बोलता हूं कभी लग भी सकते हैं, कभी नहीं भी लगेंगे। कभी लग भी सकता है और कभी नहीं भी लगेगा। तो सर कैसे पता चलेगा कि कब QG और mg दोनों लग रहे हैं, और कैसे पता चलेगा कि सिर्फ
एक ही फोर्स लग रहा है, वो मैं आपको बताऊंगा अभी। मैं आपको टाइप ऑफ पाइल्स पढ़ाऊंगा, टाइप ऑफ लोडिंग पढ़ाऊंगा ऑन द बेसिस ऑफ पाइल हेड। हमारे पास दो टाइप के पाइल्स रहेंगे, एक रहेगा फ्री हेडेड पाइल, एक रहेगा फिक्स्ड हेडेड पाइल। तो फ्री हेडेड पाइल जब होगा तब आप mg की वैल्यू 0 कंसीडर करेंगे, देयर विल बी नो mg इन केस ऑफ फ्री हेडेड पाइल। अभी मैं बताऊंगा, डरने की जरूरत नहीं है, वो मैं अभी लास्ट में बताने वाला रहूंगा। अभी तो पहले हम इसकी एनालिसिस चालू करेंगे कि कैसे हमें शेयर फोर्स निकालना है, कैसे बेंडिंग मोमेंट निकालना है, कैसे क्या क्या करना है। ठीक है, तो दिस इज व्हाट वी हैव दी। ये एनालिसिस मैंने कहां से लिखा, ये मैंने रीज एंड मैटलॉग एनालिसिस से ये चीज अभी आप लोगों को निकालकर बताया है, y प्लस वाई बी करके। यहां तक की बात समझ में आ गई है? यहां तक की बात समझ में आ गई है? तो इसके नीचे आप यहां पर क्या लिख सकते हैं, इसके आगे आप लिख सकते हैं y, एक रिलेशन यहां पर मैं लिख रहा हूं, y इक्वल टू वाई ए प्लस वाई बी। अभी फिलहाल में ये एक छोटा सा रिलेशन मैं यहां पर लिख रहा हूं। अब बात आएगी आपके दिमाग में, सर वाई का वैल्यू क्या रहेगा, वाई बी का वैल्यू क्या रहेगा, तो वो सब मैं अभी आपको बताऊंगा। पहले अभी हम स्टेप बाय स्टेप इतना नोट करते हैं, फिर आगे का देखेंगे। क्लियर अपनी यहां तक की बात? y इज इक्वल टू वाई ए प्लस वाई बी तक हम लोगों को इतना समझ में आ चुका है। तो देखो अभी तक मैंने आपको क्या क्या बता दिया। अभी तक मैंने आपको बता दिया सबसे पहली चीज कि लेटरल लोड्स लगते क्यों हैं। क्या चार कारण मैंने बताए? देखो ये चार के अलावा भी कुछ कारण हो सकते हैं, ये चार के अलावा भी कुछ कारण हो सकते हैं, मगर मेन चार कारण जो है वो मैंने आपको बता दिए। विंड फोर्स लग सकता है, अर्थक्वेक फोर्स लग सकता है, वाटर प्रेशर लग सकता है, या फिर रिटेनिंग वॉल के नीचे यदि आपका पाइल मौजूद है तो वहां पर लेटरल अर्थ प्रेशर लग सकता है। तो ये चार मेजर कारण मैंने आपको बता दिए लेटरल लोड्स लगने के। कौन सी एनालिसिस का हम यूज करेंगे? हम यूज करते हैं यहाँ पर रीज एंड मैटलॉग एनालिसिस, जो कि लॉन्ग पाइल्स के लिए दिया गया हो। यदि आपको ये एनालिसिस यूज करना है तो ये एनालिसिस कब यूज करेंगे? इसको यूज करने की कंडीशन क्या है हमारे पास? हमें कंडीशन सेटिस्फाई कराना होगा कि लेंथ ऑफ पाइल एल शुड बी ग्रेटर देन एटलीस्ट 5 टाइम्स ऑफ टी, वेयर टी क्या है? टी है आपका रिलेटिव स्टिफनेस, जिसकी वैल्यू मैंने क्या बताई थी? इसकी वैल्यू मैंने बताई थी EI बाय के टू द पावर 1/5। बताया था मैंने ये वैल्यू, EI डिवाइड में के टू द पावर 1/5। E और I पाइल की प्रॉपर्टीज है, मटेरियल प्रॉपर्टी एंड ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टी। E इज द मटेरियल प्रॉपर्टी, I इज द ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टी ऑफ पाइल। और K क्या था? K है आपका एक टाइप का सबग्रिड कोफिशिएंट बोल सकते हैं, मॉडुलस ऑफ सबग्रिड रिएक्शन है, उसको एक टाइप का कोफिशिएंट भी बोल सकते हैं, सबग्रिड कोफिशिएंट, जिसकी यूनिट किसमें थी? किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब में थी। तो इतना सब कुछ मैं अभी तक आपको बता दिया, और सुपर इंपोजिंग भी यहां पर पॉसिबल है। हम लोग पढ़ते हैं ना स्ट्रक्चर एनालिसिस में सुपर इंपोज मेथड, दो अलग अलग फोर्सेस के कारण जो डिफ्लेक्शन आ रहा हो उसको हम एड अप कर देते थे। यहां पर भी मैं वही कर रहा हूं, दो अलग अलग फोर्स कंपोनेंट के कारण जो डिफ्लेक्शन आ रहे थे मैं उसको ऐड कर रहा हूं। सो दिस इज व्हाट वी कॉल सुपर इंपोज मेथड। ठीक है, सो यहां पर मैं लिख सकता हूं सुपर इंपोज्ड मेथड, है ना? सुपर पोजिशन भी बोल सकते हैं, सुपर इंपोज कर दिया, या सुपर पोजिशन मेथड अपन बोल सकते हैं। फ्रॉम मेथड ऑफ, यहां पर मैं लिख देता हूं फ्रॉम मेथड ऑफ सुपरपोजिशन, मेथड ऑफ सुपरपोजिशन। ठीक है, मेथड ऑफ सुपरपोजिशन से हमने यहां पर दोनों को सुपर इंपोज कर दिया। क्लियर है यहां तक की बात? चलो भाई, यहां तक की बात क्लियर है, दोनों डिफ्लेक्शन को हमने ऐड कर दिया। अब मैं इसको जरा रब करता हूं और इसके आगे का फिर हम डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से हम YA और YB कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो अब मैं यहां पर आपको बता रहा था कि आपका ये जो YA है, YA क्या चीज है भैया? मैं भी आपको जैसे बताया, YA जो है वो है आप लोगों का डिफ्लेक्शन बोल दूं या डिस्प्लेसमेंट बोल दूं, जो भी आप लिखना चाहे, डिस्प्लेसमेंट इन लेटरल डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट इन लेटरल डायरेक्शन ड्यू टू, किसके कारण है? ड्यू टू QG के कारण। ठीक है, इन लेटरल डायरेक्शन लिख ही देता हूं, ठीक है ना? लेटरल डायरेक्शन लिख ही देता हूं, स्पेस है तो लिख देते हैं। क्या बन रहा है? डिस्प्लेसमेंट इन लेटरल डायरेक्शन ड्यू टू
क्यू जी। क्लियर है मेरी यहां तक की बात? यस सर, इतनी बात क्लियर है। दूसरी बात, आपका वाई बी मैंने क्या बताया, आपका जो वाई बी है ये आपका डिस्प्लेसमेंट है, या आप डिफ्लेक्शन भी लिख सकते हैं आप लिखना चाहें तो, डिस्प्लेसमेंट या फिर डिफ्लेक्शन इन लेटरल डायरेक्शन। किसके कारण लिया था ये हम लोगों ने? ड्यू टू mg के कारण, मोमेंट के कारण। तो एक आपका लोड है qg और दूसरा आपका मोमेंट है mg। क्लियर? यस सर, यहां तक की बात हमें पूरी रूप से, पूर्ण रूपेण हमें यहां तक की बात क्या हो चुकी है? क्लियर हो चुकी है। अब भैया हम आपको यहां पर बता रहे थे, हमें निकालना था इनकी वैल्यूज कि वाई ए की वैल्यूज क्या होती है, वाई बी की वैल्यूज क्या होती है। तो उसके पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि वो स्टडी करने से पहले मुझे यहाँ पर कुछ कोफिशिएंट सीखना होंगे जिसका यूज फर्दर आने वाला होगा। तो आइए मैं आपको सबसे पहले कुछ कोफिशिएंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूं। एक कोफिशिएंट मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूं, डेप्थ कोफिशिएंट। आप उसको डेप्थ फैक्टर भी बोल सकते हैं, डेप्थ फैक्टर, या फिर आप उसको, बेटर है आप उसको डेप्थ कोफिशिएंट बोलिए। ठीक है, क्या वैल्यू होती है डेप्थ कोएफिशिएंट का, वो मैं आपको अभी यहां पर बता रहा हूं। योर डेप्थ कोएफिशिएंट इज इक्वल टू, डेप्थ कोएफिशिएंट क्या है? डेप्थ कोएफिशिएंट आप लोगों का z बाई टी, उसको ऐसा सिंपली लिख दो, डेप्थ फैक्टर या डेप्थ कोएफिशिएंट ये है आप लोगों का z बाय टी। z क्या था? z एक डेप्थ थी, जिस डेप्थ पर हम वाई ए एंड वाई बी कैलकुलेट करना चाह रहे थे। और t क्या है आप लोगों का? t है यहां पर आप लोगों का रिलेटिव स्टिफनेस। आगे बढ़ते हैं, ये कोफिशिएंट समझ में आ गया। एक कोफिशिएंट और होता है जिसको हम सबग्रिड फंक्शन बोल सकते हैं, मॉडुलस या रिएक्शन बोल सकते हैं। यहां पर मैं लिख देता हूं, एक कोफिशिएंट है मेरे पास जिसको हम लिख सकते हैं फंक्शन ऑफ मॉडुलस, फंक्शन ऑफ सबग्रिड रिएक्शन, मॉडुलस फंक्शन ऑफ सबग्रिड रिएक्शन, या फिर ऐसा लिखो सबग्रिड रिएक्शन फंक्शन भी लिख सकते हैं। तो ये जो फंक्शन ऑफ सबग्रिड रिएक्शन है, बेटर अपन इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि सबग्रिड रिएक्शन फंक्शन या सबग्रिड रिएक्शन कोफिशिएंट भी आप चाहें तो लिख सकते हैं। वो आपका क्या बन रहा है? सबग्रिड मॉडुलस फंक्शन क्या बन रहा है? सबग्रिड मॉडुलस फंक्शन। इसका जो वैल्यू बन रहा है वो वैल्यू बनेगा आपका k, जो कि मॉडुलस ऑफ, यूनिट मॉडुलस ऑफ सबग्रिड रिएक्शन था k, t की पावर में 4 डिवाइड में ei, ये हमें यहां पर बताया गया है k t टू पावर 4 डिवाइड में ei। ठीक है, आगे हमारे पास फंक्शंस रहेंगे डिफ्लेक्शन फंक्शन या डिस्प्लेसमेंट फंक्शन भी आप चाहे तो लिख सकते हैं, है ना, डिफ्लेक्शन फंक्शंस, या उसको आप डिफ्लेक्शन कोफिशिएंट भी लिख सकते हैं। तो मैं बेटर है मैं कोफिशिएंट्स लिख देता हूं, आप चाहें तो डिफ्लेक्शन फंक्शन भी लिख सकते हैं, ज्यादातर इसको डिफ्लेक्शन कोफिशिएंट के नाम से शो किया जाता है। तो यहां पर मेरे पास दो डिफ्लेक्शन कोफिशिएंट्स है, कौन कौन से? एक है मेरे पास यहां पर ay डिफ्लेक्शन कोफिशिएंट्स, और एक है मेरे पास by। अभी आने वाले टाइम में और भी देखने को मिलेंगे आपको, मोमेंट कोफिशिएंट देखने को मिलेंगे, शियर कोफिशिएंट देखने को मिलेंगे, सॉइल रिएक्शन कोफिशिएंट देखने को मिलेंगे, स्लोप कोफिशिएंट देखने को मिलेंगे। तो अभी आगे वाले टाइम में, अभी आने वाले टाइम में आपको टोटल में 10 प्रकार के कोफिशिएंट्स बताऊंगा। कितने प्रकार के कोफिशिएंट बताऊंगा? 10 प्रकार के। जिस तरीके से ये दो कोफिशिएंट्स आप देख रहे हैं डिफ्लेक्शन कोफिशिएंट्स ay एंड by, ऐसे में आपको स्लोप के लिए भी बताऊंगा, ऐसे में आपको मोमेंट के लिए भी बताऊंगा, ऐसे में आपको शेयर फोर्स के लिए भी बताऊंगा, ऐसे में आपको एक और सॉइल रिएक्शन के लिए भी बताऊंगा। तो सबसे पहले अपन डिफ्लेक्शन कोफिशिएंट ay और by के बारे में देख लेते हैं। आपका जो ay है इसका वैल्यू कितना रहेगा, तो वो मैं बता रहा हूं। डिफ्लेक्शन कोफिशिएंट ay का जो वैल्यू है आप लोगों का, ये रहेगा आपका डिफ्लेक्शन ya इंटू ei डिवाइड में qg इंटू टी की पावर में 3। ये आपका रहेगा ay का वैल्यू, एंड
BY का क्या वैल्यू रहेगा? आपके BY का वैल्यू रहेगा YB इंटू EI डिवाइड में mg इंटू टी की पावर में 2। ये आपका रहेगा BY का, BY मतलब डिफ्लेक्शन कोफिशिएंट, BY का वैल्यू। बात समझ में आ रही है इतनी सी? एकदम आसान भाषा में मैंने लिखा है। ये आपके डिफ्लेक्शन कोफिशिएंट्स है AY एंड BY। अब इसको एक एक को समझाता हूं। YA और YB ये लिखे हुए हैं, YA और YB। जैसा मैं थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि मैंने YA क्या है? Y है आपका डिफ्लेक्शन, किसके कारण? QG फोर्स के कारण। और YB क्या है? यह है आपका डिफ्लेक्शन, किसके कारण? mg मोमेंट के कारण। ठीक है, सो ये हमने QG के लिए डिफ्लेक्शन कोफिशिएंट लिखा, ये हमने mg के लिए डिफ्लेक्शन कोफिशिएंट लिखा। EI और T का मीनिंग आप जानते हैं, यहां पर EI T डिवाइड में क्यूब है, यहां पर T स्क्वायर है। EI आप समझते हैं, EI जो है वो मटेरियल की प्रॉपर्टी है, पाइल मटेरियल की। E और I क्या है? ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टी है पाइल का। ठीक है, तो आपका AY जो है यहां पर मुझे समझ में आ गया है कि डिफ्लेक्शन कोफिशिएंट है किसके लिए? फॉर QG। ये क्या है? ये है आपका डिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट किसका है? फॉर QG, या ड्यू टू QG भी लिख सकते हैं। और ये है आप लोगों का डिफ्लेक्शन कोफिशिएंट, डिफ्लेक्शन कोफिशिएंट किसके लिए है? ये फॉर mg के लिए। बात समझ में आ गई? एक QG के लिए हो गया और एक mg के लिए हो गया। यहां तक की बात क्लियर है? यस सर, यहां तक की बात क्लियर है। तो ये कुछ कोफिशिएंट्स का मैं यहां पर यूज करूंगा और इसका यूज करते हुए मैं आपको डिफ्लेक्शन निकालकर बताऊंगा। क्लियर इतनी बात? एक और जरूरी बात जो कि मैं यहां पर आप लोगों को बता सकता हूं कि आप लोगों का ये जो चीज है, मैं यदि आपसे बोलूं कि आपका जो टोटल डिफ्लेक्शन है वो किन चीजों पर डिपेंड करता है, मैं यदि आपसे यहां पर पूछूं कि आपका जो टोटल डिफ्लेक्शन है वो किन चीजों पर डिपेंड करता है, तो आपका जो फाइनल डिफ्लेक्शन है ना, ये फंक्शन है। चलो मैं इसको अभी अलग से बताता हूं, है ना। अभी मैं इसको अलग से बताऊंगा कि किन किन फैक्टर्स पर ये डिपेंड करता है आपका फाइनल डिफ्लेक्शन। अभी पहले आप लोग इतना अच्छे से नोट करेंगे, उसके बाद मैं इसके आगे का बता रहा हूं आप सभी को। ठीक है, यहां तक की पूरी बात क्लियर हो गई। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका यूज करते हुए ही मैं y और yb कैलकुलेट करूंगा। अभी थोड़ी देर बाद आप देखना, मैं YA और YB की वैल्यूज पुट करूंगा, कैलकुलेट करूंगा, तो मैं यहीं से कैलकुलेट करूंगा Y और YB की वैल्यू। ठीक है, तो यहां तक की बात मुझे पूरी तरीके से क्लियर है।